नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण NSD। तो जैसा कि बाबू हम लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ने वाले थे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसको ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो कर दिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग लेखक के बारे में जाने हैं और पार्ट 2 में है जो उनके संपूर्ण अर्थ के बारे में जाना है। आज जो है हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोगों को कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्या है जो। तो कहता है, उन्हें जूम कर लेते हैं, अगर नहीं पता चला तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है ना। पूछा जाता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो कहते हैं कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जाति पोषक की कमी नहीं है। यानी कहते हैं, यानी लेखक का मानना है कि विडंबना की बात तो यह है ना, कि विडंबना की बात तो यह है कि आज भी आधुनिक समय में, आधुनिक समय किसको कहा गया, आज, है ना। आज के समय में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। पोषक बोल रहे तो मतलब आज भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को कमी नहीं है। आज भी लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो यही कहते हैं कि ये विडंबना की बात है, यानी सोचने वाली बात है कि आज भी लोग जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप लोग क्वेश्चन है जो बारीकी से समझना चाहते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर सोचते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कोच बाबूआ कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो बताए थे जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे तब बताते हैं कि देखो जातिवाद के पोषक जो है ना, वो कहते थे कि देखो हम लोग क्या है कि श्रम विभाजन क्यों करते हैं। श्रम विभाजन से क्या होता है ना कि कार्य कुशलता होता है। इन लोगों का लॉजिक ये था, मतलब कि इसका तर्क कह सकते हैं। तर्क ये था कि इससे कुछ होता है कि कार्य अच्छा से होता है, कुशल तरीका से होता है। कैसा तरीका से होता है, कुशल तरीका से। एक मिनट रुक जा, पेन को बदल लेते हैं ताकि अच्छा से साफा पता चल सके। कैसे कह रहा था बाबा कि सबके कार्य कुशल से हो सके, इसके लिए उन्होंने है जो कुछ किया था कि जातिवाद के पोषक को बढ़ावा देता था। तो इनका कहना है कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को अवश्य मानता है। यानी कुछ लोग हैं जो जातिवाद को जो बढ़ावा देते हैं, यानी जो जातिवाद के मानते हैं, वो लॉजिक क्या देते हैं, लॉजिक ये देते हैं कि कार्य कुशलता अच्छा से होगा। यानी श्रम विभाजन से क्या होगा, कार्य जो है अच्छा से होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर सोचो कि एक समाज में पूजा कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। अब पूजा में किसी को प्रसाद बांटने के लिए दे दिया, ठीक है, कुछ करने के लिए दे दिया, प्रसाद बनाने के लिए। किसी को कहा कि तुम पंडाल बना दो, किसी को पंडाल के बाद क्या कहा, किसी को पंडाल के बाद तुम कहा दिया कि हाँ बाबू तुम लोग है जो कुछ कर दो, बांस ला दो, है ना, पंडाल बनाने के लिए। तो इस प्रकार से सबको कुछ किया कि काम को बांटा। तो अब इस काम को तो बांटा तो ठीक है, अच्छा से होगा, ये समाज के लिए अच्छा है। कि जैसे अब कोई के भंडारा चल रहा, किसी के यहाँ बेटी का शादी है तो कोई पूड़ी में चला दिया, कोई मिठाई चला दिया, कोई सब्जी में चला दिया, है ना। इसके लिए ऐसे में क्या होता है, कार्य कुशल से होता है। किसके कारण, श्रम विभाजन। श्रम का मतलब होता है काम, श्रम का मतलब क्या होता है बाबा, काम। तो काम को बांटने से कार्य है जो अच्छा तरीका से होगा। लेकिन और यही जो है कार्य कुशलता क्या होता है, फिर कहते हैं कि आवश्यकता है। कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए कोई बुराई नहीं है। कहते हैं कि देखो श्रम विभाजन जाति प्रथा का एक दूसरा रूप है और इसमें कोई बुरापन नहीं है। और लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए, श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए। श्रमिक विभाजन क्या होता है आगे बताएंगे, और बाकी नहीं जानते हैं कि श्रमिक विभाजन क्या होता है तो जाइए और लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन पढ़िए। कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों के लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या था। यानी उन्होंने जातिवाद के तर्क में लेखक क्या आपत्ति जताते थे। तो कहते थे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों लेखक में पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को, अच्छा इतना उन्हें छूट गया बाबू, श्रमिक विभाजन, है ना, श्रमिक विभाजन भी करता है, ठीक है। अच्छा हाँ देखो, कहता है कि एक मिनट, कि जो जातिवाद के पक्ष में लोग क्या तर्क देते थे, प्रमुख आपत्तियाँ क्या था। देखो कुछ लोग हैं जो जातिवाद को तो मानते थे, बढ़ावा भी देते थे, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो कहते थे कि ये जातिवाद है जो, इसमें हमारा कुछ आपत्तियाँ क्या था। उन्होंने कहते थे कि देखो श्रम विभाजन तो श्रम विभाजन किसी भी समाज के लिए अच्छा है। श्रम विभाजन में क्या होता था, श्रम मतलब होता है काम, तो किसी भी समाज के लिए काम को बांटना यानी कार्य को बांटना तो अच्छा है। लेकिन यही कुछ हो जाता था कि आगे चल करके श्रमिक विभाजन का रूप ले लेता था। श्रमिक विभाजन किसको कहते हैं, मतलब है कि मजदूर को बांट देता था, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, जो कि गलत हो रहा था, है ना। जाति के आधार पर मजदूर नहीं बांटो, हाँ उसको क्षमता के आधार पर कि तुम कमजोर है बाबू तो ये काम करो, तुम ऐसे है बाबू तो तुम ये काम करो। लेकिन अगर कह दिया कि नहीं तुम इस जाति से हो, जैसे कह दिया
कि अगर पूजा करा रहा है, ठीक है, पूजा का हम ऑप्शन लेते हैं। अगर कोई कह दिया पूजा करा रहा और उस पूजा में कह दे कि नहीं तुम है जो पिछड़ा जाति से हो, तो तुम पिछड़ा जाति से हो तो तुम पूजा में भाग नहीं ले सकते हो। और जो भी पूजा है तो कहेगा कि उच्च जाति से ही प्रसाद बांटेगा, बाकी तुम नीच जाति से हो तो तुम झाड़ू लगाओ, तो पंडाल साफ करो, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को श्रमिक विभाजन करता है ना। लोगों को कुछ करता बाबू, श्रमिक विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज के लिए अच्छा है। कहता है कि जो श्रम विभाजन है वो किसी भी अच्छे समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो बाबू समाज में अगर तुम सबको काम बांटेगा तो अच्छा से काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन परंतु क्या कहता है कि किसी सभ्य समाज के में कार्य के साथ साथ उसको श्रमिक विभाजन, या श्रमिक छूट गया, श्रमिक विभाजन सह विभाजन नहीं है ना, श्रमिक विभाजन सही नहीं है। कहते हैं कि किसी भी जाति में श्रमिक विभाजन नहीं होना चाहिए, तो श्रमिक कर लेना, श्रमिक विभाजन सही नहीं माना जाता कोई भी समाज के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है छोटे, कहता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। यानी कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वो भारत के लिए क्यों अच्छा नहीं कहा जाता, क्यों स्वाभाविक नहीं है। तो कहते हैं देखो भारत में जाति प्रथा एक विशेष है, यानी कहता है कि भारत में जाति प्रथा किस, एक मिनट रुक जा बाबू, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा। चलो, कहता है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से नीच ऊंच भी दर्शाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता। आप सिंपल समझाते हैं, सुनो एक मिनट। यानी कहते थे कि भारतीय श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाता। जैसे देखो स्वाभाविक रूप, यानी जो स्वाभाविक रूप की बात हुआ, तो स्वाभाविक रूप इस चलते नहीं कहा गया, एक मिनट छोटा करते हैं इसको, पेन को साइज को। स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहा जा रहा था छोटे, क्योंकि देखो इसमें है ना, जो व्यक्ति को आत्मा को दबाकर, किसको, आत्मा को दबाकर, मतलब है कैसे समझो कि मैं लोहार जाति से हूँ, कुछ सा जाति से हूँ, लोहार से। अब हमको मान नहीं है कि लोहा वाला काम करे, या हमसे नहीं हो पा रहा कितना हार्ड वर्क काम करे, लेकिन हम पढ़ने में अच्छा है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या और अन्य काम कर सकते हैं जिससे हमें आसानी से कम समय में और कम थकान में क्या हो सके, हमें पेट रोजगार चल सके, पेट चल सके। लेकिन कह रहा था कि देखो कि पहले जो था क्या चीज़ कि आपको है जो ये अस्वाभाविक रूप से जोड़ता है, क्योंकि तुमको तो साथ ही काम पेशा बदलने का इजाज़त था नहीं, तो तुम पेशा नहीं बदल सकते हो, इसीलिए व्यक्ति को अस्वाभाविक रूप से जोड़ता था। और इतना ही नहीं, उसको ऊंच नीच भी दर्शाता था, कहता था कि तुम उच्च जाति से हो तो ये काम करेगा, तुम नीच जाति से हो तो यही काम करेगा। तो यहाँ तक कि लोग है जो बांट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे। देखो हम कल यानी इस अगले वीडियो में, यानी इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि देखो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बना हुआ है। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए कि कोई लोहार जाति से, ठीक है, लोहार जाति से अगर तुम लोहार को कह दिया कि तुम लोहा वाला ही काम करेगा, कुछ बोला लोहा वाला ही काम करेगा, तो उसी में बधा रह जाएगा। और जब उसी में बधा रह जाएगा तो काम को टालेगा, काम को अच्छा से नहीं करेगा, ठीक है। तो जब काम को अच्छा से नहीं करेगा और तो वो बार बार उसके साथ चुनौती होगा। और अगर उसके बाद और क्या है कि अगर मान लिया जाए कि कोई और पिछड़ा लोग है, अब पिछड़ा लोगों को कुछ ही है कि कम समय पर कम नंबर में जॉब लग जाता है। अब जो कम नंबर में, जैसे समझ लो कि एक है जो AC लड़का है, एक है जो जनरल से है, ठीक है। अब जनरल वाला लाया कितना 85 नंबर, AC वाला कितना लाया 80 नंबर, तो इसको तो हो जाएगा लेकिन इसको नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण क्या है कि ये तो बेचारा है जो कुछ हो गया, ये तो बेरोजगार रह गया। तो बेरोजगार के कारण बनेगा कि नहीं बनेगा जाति प्रथा, बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि भारत में जाति प्रथा लोगों के लिए एक ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो पूर्वजों से नहीं मिला। मतलब जाति प्रथा एक ऐसा कार्य, जैसे कहने का मतलब हमारा पूर्वज से मिला क्या चीज़, दूध का। अगर मान लिया जाए कि हम लोग कुछ करेंगे, हमारा पूर्वज कहा है दूध का काम करते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, दूध का काम करेंगे। अगर हमारा पूर्वज नाई का काम किया है तो हम भी कुछ करेंगे, नाई का काम करेंगे। तो वही कहते हैं कि भारत में लोगों को एक ऐसे कार्य को नहीं चुनने देती है जो उसका पूर्वज का नहीं हो। लोग अपने पूर्वज को ही कार्य चुनते हैं, यानी जो लोग हैं ना अपने पूर्वज का ही काम चुनते हैं। जो हमारा पूर्वज कर रहा है वो हम भी करेंगे, वही काम सुनते हैं। इसीलिए भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख बेरोजगारी का कारण बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं। कहते हैं कि लेखक आज जो है गरीब और उत्पीड़न यानी जो पीड़ा है सबसे ज़्यादा क्यों है। तो कहते हैं कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को अस्वाभाविक रूप से जोड़ता है ना, यहाँ आ लगा देना, अस्वाभाविक रूप से कुछ करता है, जोड़ता है, और उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है। तो इसी के कारण तो है उसको जो है बेचारा पीड़ित है। अगला क्वेश्चन नंबर है बाबू 7 और 8। देखो एक ही पहलू में आ गया, तो पहले 7 समझा देते हैं। कहता है कि लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा से हानिकारक माना। तो कहता है कि लेखक पाठ के इस पाठ में लेखक कई पहलुओं को जाति प्रथा से हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक पहलू रचनात्मक पहलू से सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रथा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का माना है। तो लेखक कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच में दूध और दही जैसा मिश्रण का बात करते हैं। कहते हैं कि भाईचारा बनाकर रहेगा वही अच्छे लोकतंत्र है, जिसमें लोगों की समानता और स्वतंत्रता और क्या है बाबू, भाईचारा की भावना होता है, वही अच्छे लोकतंत्र है। बाकी बाबू वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए बाबू, तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी है, जो क्या है बना दिया गया है। तो आप लोगों के लिए एक आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा क्लास 10th हिंदी, आप लोग सर्च कीजिएगा क्लास 10th हिंदी, और मिल जाएगा आपको बाबू 2027 करके सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब की है जो राजनीतिक का है जो चैप्टर नंबर 1 लाएंगे। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मैं चला, अपना ख्याल खुद रखिएगा।